दोस्तों जैसा कि हम आपको बोले थे कि हिस्ट्री मेजर 9 का जो एमसीक्यूज का क्वेश्चन है उसके लिए हम सेट 2 भी लाने वाले हैं। तो ये आपका सेट 2 होने वाला है। सेट 1 हम लोग कर लिए हैं, आज हम लोग सेट 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपका 50 क्वेश्चन होने वाला है, जहाँ पर आपको यूनिट 3 से लेकर के यूनिट 9 तक सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग 15 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर को करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का जाके चेक कर लीजिए, और एक बार आखिरी बार, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है, तो जाके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा किस तरह से यहाँ पर तैयारी कराया जाता है और किस तरह से समझाया जाता है। एक बार जाके चेक कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तब जाकर आपको पीडीएफ मिलेगा। कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ही हम इसका पीडीएफ डालेंगे। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आप ही लोगों की हेल्प के लिए वो ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं BBFI यूपी सेमेस्टर 5 हिस्ट्री मेजर 9 का सेट 2 हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यूनिट 3 से लेकर के यूनिट 9 तक जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सिर्फ वही यहाँ पर रखा गया है। फिर से आपको बता दें कि अगर आप मेरे 15 नंबर वाले क्वेश्चन को किए हैं तो आपको ये वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है, उसी से सारा क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज मिलेगा। तो अगर आप उतना ही करके जाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो पहला क्वेश्चन वो है बीना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ। वही सब क्वेश्चन जो आपको 15 नंबर में करवाए हैं वही सब क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। बीना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में, जब इसका पतन हो जाता है। ठीक है, नेपोलियन का जब पतन हो जाता है तब उसके बाद बीना कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका कि बीना कांग्रेस का आयोजन किस नगर में हुआ। बीना कांग्रेस का जो आयोजन वो किस में हुआ था? बीना में हुआ था। ऑस्ट्रिया का क्या है, ये राजधानी है जहाँ पर इसका कह सकते हैं आयोजन किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है कि बीना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो बीना कांग्रेस का बुलाया गया था, फिर कह सकते जो बीना कांग्रेस बैठाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वो था यूरोप में शांति एवं शक्ति संतुलन स्थापित करना। मतलब कोई भी राज्य, कोई भी देश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए और सभी के बीच में जो शक्ति संतुलन वो बना रहे, कोई किसी पर कब्जा ना कर ले, इसके लिए बैठक बुलाया गया था, ये सम्मेलन बुलाया गया था वियना कांग्रेस का। हम डिटेल में आंसर करा चुके हैं, अगर आप लोग देखना चाहते तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए और आराम से आप लोग तैयार करके जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि बीना कांग्रेस का प्रमुख सूत्रधार कौन था। बीना कांग्रेस का प्रमुख सूत्रधार कौन था? वो था मेटरनिक। उस टाइम में ऑस्ट्रिया का जो कैसे चांसलर था वो कौन था? मेटरनिक ही था। मंत्री जो था वो मेटरनिक ही था। पांचवा क्वेश्चन आपका कि बीना कांग्रेस में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया। बीना कांग्रेस में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? वो था टैलेरा। कौन थे? टैलेरा। क्योंकि फ्रांस को उतना उस टाइम तवज्जो नहीं दिया गया, क्योंकि इसी कारण कहा जाता है कि सारा युद्ध हुआ। ठीक है, तो इसको इतना तवज्जो नहीं दिया गया। छठा नंबर क्वेश्चन आपका है कि बीना कांग्रेस का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। बीना कांग्रेस का प्रमुख सिद्धांत कौन सा? वो वैधता का सिद्धांत। वैधता का सिद्धांत। अगर आप मेरे 15 नंबर वाले क्वेश्चन को किए तो ये सब चीज़ आपको अभी समझ में आ रहा होगा आराम से। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि बीना कांग्रेस में किस सिद्धांत को विशेष महत्व दिया गया। बीना कांग्रेस में किस सिद्धांत को विशेष महत्व दिया गया? वो है शक्ति संतुलन को। मतलब कोई भी देश हद से ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए, कोई किसी के ऊपर दबाव ना बनाए, कोई किसी को कंट्रोल ना करे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है शक्ति संतुलन। बीना कांग्रेस का जो मुख्य सिद्धांत है वो यही था। आठवां नंबर क्वेश्चन आपका कि कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप की शुरुआत किसके बाद हुई। जो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप है वो किसके बाद शुरू हुआ? वो हुआ था बीना कांग्रेस के बाद। ठीक है, बीना कांग्रेस के बाद ही कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप की शुरुआत हुई, या फिर इसको मेटरनिक व्यवस्था भी कहा जा सकता है। दोस्तों अगर आप लोग हिस्ट्री मेजर 10 का, अगर आप लोग MJ 10 का भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाके चेक कर लीजिए। हिस्ट्री मेजर 10 का भी आपको तैयारी यहीं से कराया जाएगा। हिस्ट्री मेजर 9 का भी हम प्लेलिस्ट डाल दिए, तो यहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। और हिस्ट्री मेजर 11 का भी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको बहुत जल्द इसमें मिल जाएगा, तो उसको भी जरूर जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कि कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप का उद्देश्य क्या था। यूरोप में शांति बनाए रखना, सब वही बात है। मेटरनिक व्यवस्था कह लीजिए या फिर कह लीजिए आप, ठीक है, बीना कांग्रेस के लिए सब कुछ एक ही बात है। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप का दूसरा नाम क्या है? कांग्रेस व्यवस्था। क्या नाम है इसका? कांग्रेस व्यवस्था। कांग्रेस मतलब क्या होता है? लोगों का समूह। 11 नंबर में क्वेश्चन है कि कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? वो था मेटरनिक। तो इसको हम लोग मेटरनिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कि कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप का मुख्य उद्देश्य क्या था। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी आंदोलनों को रोकना। और बहुत समय तक जब ये व्यवस्था लाया गया था तो बहुत समय तक कहा जाता है कि कम से कम 3 से 4 दशक तक कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ पूरे यूरोप में। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि मेटरनिक किस देश का चांसलर था। मेटरनिक किस देश का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। किसका? ऑस्ट्रिया का। ठीक है, ये चीज़ हम आपको वहाँ पर बता चुके जब हम आंसर करवा रहे थे।
14 नंबर क्वेश्चन की मेटरनिक किस विचारधारा का समर्थक था? वो था रूढ़िवाद, मतलब जो पुराने जमाने का कैसे तो सोच वाला आदमी, ठीक है, रूढ़िवाद। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? जो मेटरनिक व्यवस्था लाया गया था उसका उद्देश्य क्या था? वो था पुरानी राजतंत्रीय व्यवस्था बनाए रखना। मतलब इसका जो सोच था वो कैसा था? रूढ़िवाद था, ठीक है। मतलब जो पहले जमाने के लोग सोचते हैं उसको बोलते हैं रूढ़िवादिता, जो रूढ़िवाद सोच, रूढ़िवाद विचारधारा। तो जो मैटरनिक था उसका भी जो विचार था वो था रूढ़िवाद, मतलब पुरानी राजतंत्रीय व्यवस्था जो है उसी को बनाए रखना। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मैटरनिक किसका विरोधी था? वो था उदारवाद एवं राष्ट्रवाद का। उदारवाद एवं राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद मतलब क्या? जब लोग अपने देश के बारे में सोचते हैं तो उसकी रक्षा करने के बारे में, क्रांति होता है या फिर किसी युद्ध के बारे में सोचते हैं, तो इन सब चीज़ों के खिलाफ ये था। तो मैटरनिक किसका विरोध करता था? उदारवाद और राष्ट्रवाद का वो विरोध करता था, या फिर साम्यवाद का वो विरोध करता था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मैटरनिक व्यवस्था का अंत किस क्रांति से हुआ? 1848 की क्रांति के बाद, ठीक है। 1848 की क्रांति में मैटरनिक व्यवस्था का अंत हो गया, क्योंकि जब ये समझौता किया गया था, मैटरनिक व्यवस्था जब लाया गया था या फिर जो बीना कांग्रेस किया गया था, ठीक है, 1815 में, उसके बाद कई सालों तक कोई भी बड़ा युद्ध नहीं हुआ। जो बड़ा युद्ध होता है वो यही इसी टाइम में होता है। एक तो आपको 1830 में बड़ा युद्ध देखने को मिलता है और दूसरा आपको 1848 में। तो 1830 वाला तो कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन 1848 में बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका कि इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? इटली का एकीकरण किसके द्वारा किया गया? वो है मैजिनी के द्वारा। इटली का एकीकरण किसके द्वारा? मैजिनी के द्वारा। यंग इटली संस्था किस स्थापना किसके द्वारा की गई? यंग इटली संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया? वो भी मैजिनी के द्वारा ही किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन आपका कि यंग इटली की स्थापना कब हुई? यंग इटली की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 1831 में। तो जो भी हम आपको बता रहे हैं बस उसका याद रख लेना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेजर 9 का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेजर 10 का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहीं पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का राजनीतिक मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का राजनीतिक मस्तिष्क किसको कहा जाता है? कैबूर को। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? इटली की एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण ही इटली का एकीकरण हुआ। इटली का प्रथम राजा कौन बना? विक्टर इमानुएल द्वितीय। विक्टर इमानुएल द्वितीय, ठीक है। इसी के द्वारा आप देखेंगे जो मुसोलिनी है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा बाद में। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? वो हुआ था 1870 में। 1870 में इटली का एकीकरण संपूर्ण हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ओटोवन बिस्मार्क को कहा जाता है। ओटोवन बिस्मार्क का ये कहाँ था? ये प्रसा का राजा था, प्रसा का मंत्री था या फिर कैसा चांसलर था। कहा जा रहा है कि बिस्मार्क किस राज्य का प्रधानमंत्री था? बिस्मार्क किस राज्य का प्रधानमंत्री? वो था प्रसा का, ठीक है, प्रसा का ये प्रधानमंत्री था। और इसी के कारण जर्मनी का एकीकरण हुआ है। इसी का सोच था कि जर्मनी जब इतना बड़ा है और सभी का भाषा, परंपरा, सब कुछ एक है, तो क्यों ना पूरे जर्मनी को एक कर दिया जाए। और इसी कारण 1871 में आप देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। कहा जा रहा है कि जर्मनी का एकीकरण किस नीति से हुआ? रक्त और लौह नीति से जर्मनी का एकीकरण हुआ है। 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जर्मन साम्राज्य की स्थापना कब हुई? जो जर्मन साम्राज्य है उसकी स्थापना कब हुई या फिर जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? वो था 1871 को। 1871 को जर्मनी का एकीकरण हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन बना? वो था विलियम प्रथम। विलियम प्रथम। हालांकि जो एकीकरण वो बिस्मार्क के द्वारा किया गया, लेकिन जिसका जो प्रथम सम्राट बना वो कौन था? विलियम प्रथम बना था। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन था? जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया हमेशा लड़ते रहता था, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो कैसे जो तुर्क साम्राज्य उसके साथ इसका युद्ध चलता रहता था। तो सबसे बड़ा जो बाधा है वो नहीं चाहता था, जो ऑस्ट्रिया वो नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। ये नहीं चाहता था कि जो ओटोमन साम्राज्य या फिर जो तुर्क साम्राज्य वो ताकतवर बने, ठीक है। तो बहुत सारे कारण, इसी कारण जर्मनी का एकीकरण में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था। 31 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध कब हुआ? ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध कब हुआ था? 1866 को ये हुआ था, तो डेट आपको याद रख लेना है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांको प्रसा युद्ध कब हुआ था? फ्रांको प्रसा युद्ध कब हुआ था? 1870-71 में। फ्रांको प्रसा 1870-71 में, और आंको क्या हुआ था? 1866 में, ठीक है। ऑस्ट्रो प्रसा कब हुआ था? 66 में, और फ्रांको प्रसा हुआ था 71 में।
33 क्वेश्चन आपका है कि बर्लिन कांग्रेस कब हुई? 1878 में। ये चीज़ हम आपको करा चुके हैं डिटेल में। 34 नंबर क्वेश्चन कि बर्लिन कांग्रेस का आयोजन किसने किया था? वो किया था बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क के द्वारा बर्लिन कांग्रेस का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका कि बिस्मार्क ने स्वयं को क्या कहा? उसने ईमानदार दलाल कहा खुद को। क्या कहा? ईमानदार दलाल। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बर्लिन कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? बाल्कन समस्या का समाधान। जो बाल्कन देश थे, ठीक है, जो मतलब कैसे जो तुर्क साम्राज्य था, उससे उससे आसपास जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं बाल्कन क्षेत्र। तो जो बाल्कन का छोटा छोटा देश था उसकी समस्या का समाधान करना है बर्लिन कांग्रेस का उद्देश्य था, क्योंकि वहाँ पर लगातार युद्ध हो रहा था, सभी पर उसका नज़र था और वहाँ के जो लोग थे वो स्वतंत्र होना चाहते थे। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय किस देश का शासक था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय किस देश का शासक था? वो था रसिया का, क्योंकि रूस के शासक को ही जार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रूस के शासक को ही जार कहा जाता है। इसलिए जार से वे पता कर सकते हैं, कोई भी अगर राजा के सामने अगर जार लगा हुआ है तो समझिए कि वो रूस का सम्राट रहा होगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका है कि अलेक्जेंडर द्वितीय किस सुधार के लिए प्रसिद्ध थे? अलेक्जेंडर द्वितीय किस युद्ध के लिए या फिर किस सुधार के लिए प्रसिद्ध है? वो है दास प्रथा। मतलब जो किसान के लिए, किसानों के साथ जो कह सकते हैं बहुत बुराई हो रहा था, किसानों के साथ बहुत ही दमनकारी नीति अपनाया जा रहा था, तो इससे उन्होंने क्या उभारा है। तो दास प्रथा या फिर सर्व प्रथा का उन्मूलन इनके द्वारा किया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में दास प्रथा सर्व प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1861 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कब हुई? वो हुई थी 1881 में। 1881 में अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी गई। 41 नंबर क्वेश्चन की बिस्मार्क की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? फ्रांस को अलग थलग करना। बिस्मार्क की जो नीति थी वो फ्रांस को अलग थलग करना, क्योंकि फ्रांस उस टाइम में बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, तो इसको अलग थलग करना इसका नीति था। 42 नंबर क्वेश्चन की तीन सम्राटों का संघ कब बना? 1873 में। तीन सम्राटों का संघ कब बना? 1873 में। 43 नंबर क्वेश्चन है कि द्विगुट संधि कब बनी? ठीक है, द्विगुट संधि कब हुई? वो 1879 को। 44 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिगुट संधि कब हुई? त्रिगुट संधि कब हुई? आपने द्विगुट देख लिया, त्रिगुट संधि कब हुई? 1882 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि त्रिगुट संधि किन देशों के बीच हुई? जो त्रिगुट संधि वो किन देशों के बीच हुआ था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। इसको बोलते हैं त्रिगुट संधि। त्रिगुट संधि, ठीक है। पुनर्विमर संधि किन देशों के बीच हुआ? पुनर्विमर संधि किन देशों के बीच हुआ था? जर्मनी और रूस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पुनर्विमर संधि कब हुई थी? वो हुआ था 1887 को। 1887 को। 48 नंबर क्वेश्चन आपका कि बिस्मार्क को किस उपाधि से जाना जाता है? लोह चांसलर इसको कहा जाता है। बिस्मार्क को लोह चांसलर कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क का प्रमुख लक्ष्य क्या था? जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तब बिस्मार्क का जो प्रमुख लक्ष्य वो क्या बना? वो था यूरोप में शांति बनाए रखना और जर्मनी की सुरक्षा करना। ठीक है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। अंतिम क्वेश्चन आपका है कि बिस्मार्क को पद से किसने हटाया? बिस्मार्क को पद से किसने हटाया? वह हटाया विलियम द्वितीय ने। जो विलियम प्रथम है वो जर्मनी का पहला कह सकते हैं कि राजा बना। उसके बाद जब विलियम द्वितीय आया तब इसने बिस्मार्क को पद से हटा दिया। तो ये हमारा आज का टॉप 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा, जाके आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।